हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने डॉट मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है। आगे हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि भाई अगर हम लोग दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। उसी तरीके से अगर हम लोग दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम फिर सपोज करते हैं कि चलिए हमारे पास एक वेक्टर ये रहा और इधर कोई वेक्टर, थोड़ा this is vector A and vector B and the angle between the two vectors is theta। ठीक है, अब हमने सपोज किया कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो आगे देखिए, अब हमको निकालना है A क्रॉस B। तो देखिए A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमको वेक्टर A पता होना चाहिए। तो वेक्टर A सपोज करते हैं A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। सिमिलरली वेक्टर B इज इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है, ये हमको दो वेक्टर गिवन है यहाँ पे, वेक्टर A और वेक्टर B। यहाँ पे भी i j k का टर्म आ गया। भाई i j k के बारे में आप पहले से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि i j k क्या होता है। तो एक बार फिर देखते हैं। i होता है हमारा भाई x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, j होता है j कैप हमारा होता है y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एंड k कैप हमारा होता है z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग A क्रॉस B का फॉर्मूला देखते हैं। भाई क्या होगा तब, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखते हैं, मॉड A इंटू मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग दो वेक्टर करेंगे तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को अगर वेक्टर में लाना है तो उसमें यूनिट वेक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ जो एन कैप है ये हमको यूनिट वेक्टर बताता है और यही इसको वेक्टर में चेंज करेगा, एन कैप ही। ठीक है, तो ये हो गया A क्रॉस B का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एन कैप वहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर है, थीटा आपको पता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैंने इससे पहले आपको i j k के बारे में बताया था, तो यहाँ पे क्रॉस करके देखते हैं क्या आएगा अगर क्रॉस करते हैं तो देखिए फिर से वही चीज़, ये सपोज करते हैं कि रहा i कैप, इसको x एक्सिस लेते हैं, i कैप j कैप अभी बाद में दिखाने आएगा। ये y हो गया और ये z हो गया। x एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है और z एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमारा k कैप होता है। ठीक है, ये हमने एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो हमारा n कैप है वो डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, देखिए A क्रॉस B अगर दो वेक्टर का डॉट क्रॉस कर अगर हम लोग करते हैं तो वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो डायरेक्शन भी होगा। तो इतना जो पूरा है ये तो हमको मैग्नीट्यूड बताएगा, तो डायरेक्शन कौन बताएगा भाई, तो एन कैप जो है वही हमको डायरेक्शन बताने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ पे A क्रॉस B दिया है तो A क्रॉस B का जो फाइनली रिजल्टेंट आएगा फॉर्मूला, उसका फाइनली जो आंसर आएगा उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे A क्रॉस B दिया हुआ है, तो इसको राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं देखिए, अब यहाँ पे पहला वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। तो पहले वेक्टर की तरफ अपने पूरे फिंगर को रखेंगे। पहला वेक्टर A है हमारा, याद है राइट हैंड के पूरे फिंगर को कुछ इस तरीके से रखा जाएगा वेक्टर A की तरफ। दूसरा वेक्टर B है, वेक्टर B की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, वेक्टर B की तरफ अगर हम लोग कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब है यही A क्रॉस B का डायरेक्शन बताने वाला है।
ठीक है, क्या करना है, पहला वेक्टर ए है, वेक्टर ए की तरफ पूरे पूरे फिंगर को इस तरीके से रखा जाएगा। दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर बी की तरफ कर्ल करेंगे फिंगर को इस तरीके से, पूरे पूरे फिंगर को कर्ल करेंगे, और जो हमारा थंब आएगा जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन हमको ए क्रॉस बी का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखें तो वो कहाँ आने वाला है भाई, इस प्लेन के या इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यही हमको बताएगा क्या, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। समझ में आ गया कैसे निकालना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमको। तो यहाँ पे भी देखते हैं, पहले हम लोग भाई आई क्रॉस आई करते हैं। तो देखिए अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस आई की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों वेक्टर क्या, अगर वेक्टर आई भी एक्स डायरेक्शन में और ये भी वेक्टर आई भी एक्स डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 0 होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आने वाला है भाई, इस केस में देखें तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, बीच का एंगल 0 है तो साइन 0 0 होगा, ये भी 0 होगा। वैसे ही के कैप क्रॉस के कैप देखें तो ये भी कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। कैसे आएगा आपको पता चल गया, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा चेंज करके देखते हैं। देखिए आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर आई रहा और ये वेक्टर जे रहा, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा अब वेक्टर आई का अगर हम मॉड निकालें अगर हम लोग, तो देखिए क्या आएगा, वेक्टर आई का अगर मॉड निकालेंगे तो 1 आने वाला है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यहाँ बी भी क्या है, 1 आने वाला, साइन यहाँ थीटा 90 है। ठीक है, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ये पूरा टर्म मैग्नीट्यूड हो गया। एन कैप की बात करते हैं, डायरेक्शन देखिए मैंने बताया था कैसे निकालना है आपको। अगर ए क्रॉस बी दिया है तो उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, हमको दिख गया। यहाँ से मॉड आई करेंगे 1 आए, मॉड आई कैप 1 आएगा, मॉड जे कैप भी 1 आएगा, और इनके बीच का एंगल 90 है तो साइन 90 भी क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ डायरेक्शन की। एन कैप हमको डायरेक्शन बताएगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो देखिए आई क्रॉस जे दिया गया है तो क्या करना है, पहला वेक्टर आई है तो आई की तरफ पूरे पूरे फिंगर को इस तरीके से रखेंगे आप। ठीक है, दूसरा वेक्टर जे है, इसको जे की तरफ कर्ल करिए। जे की तरफ अगर हम कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ आ रहा है भाई, इस डायरेक्शन में आ रहा है। थंब कहाँ आ रहा है, इस प्लेन के इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। और ये जेड एक्सिस जो हम लोग देखते हैं वही तो होता है इधर बाहर की तरफ, प्लस जेड। ठीक है, जेड डायरेक्शन ही यही होता है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया, इंटू ये भी कितना 1 हो गया, यहाँ पे साइन 91 हो गया, इंटू क्या मिला, के कैप मिला भैया। तो आई क्रॉस जे हमको क्या मिल गया, के कैप मिल गया। ठीक है, ऐसे ही जे क्रॉस के देखते हैं, जे क्रॉस के देखा जाएगा। अब अगर जे क्रॉस के अगर हम लोग देखें तो देखिए फिर से इनका अगर हम मॉड जे करेंगे 1 आएगा, मॉड के कैप करेंगे 1 आएगा। फिर से अगर ये देखिए जो जेड एक्सिस हमारा होता है वो कुछ इस बोर्ड के ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैं कुछ और है नहीं तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा होगा यही हमारा जेड होगा बाहर की तरफ। अब हमको निकालना क्या है, जे क्रॉस के हमारा इसी डायरेक्शन में। फिर से पूरे पूरे फिंगर को जे वाई डायरेक्शन में रखेंगे या जे कैप के डायरेक्शन में रखेंगे। किधर कर्ल करना है, जेड की तरफ या के कैप की तरफ। तो इधर कर्ल करेंगे तो हमारा थंब किधर आ रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन हमारा, और एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है। तो यहाँ जो हमको मिलने वाला है ये आई कैप मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा सिमिलरली ऐसे ही हम लोग यहाँ देख लेते हैं के क्रॉस आई क्या मिलेगा, के क्रॉस आई। तो अगर हम लोग के क्रॉस आई देखें तो फिर से इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर के ये हमारा रहा जेड एक्सिस, के क्रॉस आई है तो मैग्नीट्यूड 1 रहा। डायरेक्शन देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा इधर कर ले रहा हूँ। पूरे पूरे फिंगर को देखिए, ये जेड डायरेक्शन हो गया, ध्यान रहे ये जेड डायरेक्शन है। किधर कर्ल करना है, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कर्ल करना है। इधर कर्ल करिए, थंब किधर आ रहा है हमारा, ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि के क्रॉस आई हमको क्या मिलेगा, जे कैप मिलने वाला है भाई। ठीक,
अब बात आता है इसको याद कैसे रखना है, कि इसका के मिलेगा, इसका आई मिलेगा, उसका जे मिलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग, जे कैप और ये रहा के कैप। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए चले हैं। अगर आपसे आई क्रॉस जे पूछे तो क्या बचा, आई क्रॉस जे पूछा तो क्या बचा भाई, के कैप मिला। ठीक है, जे क्रॉस के पूछा तो क्या मिलेगा, आई कैप। ठीक है, और के क्रॉस आई मिला तो जे कैप। जो देखिए जिनका मल्टीप्लाई करने में जो बच रहा है वो हमारा आंसर होगा। किसी दो का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो बच रहा है वो आंसर होगा। और ध्यान रहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज में नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो हमको ये फार्मूला मिलेगा। अब एक बात और आता है, हमको पता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, अगर हम उनको चेंज करें आपस में, ठीक है, तो उनका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमने तो ए क्रॉस बी निकाला है भाई, ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ए पूछ दूँ तब यहाँ पे बी क्रॉस ए अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए बी क्रॉस ए अगर निकालना है तो फिर से डायरेक्शन देखिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमको पता था इधर आ रहा था, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी की तरफ रखेंगे, पहला वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर ए है, ए की तरफ कल करिए, थंब कहाँ रहा, अंदर की तरफ, डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे भाई, हमको पता चल रहा है कि भाई ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बी क्रॉस ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सॉरी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्शन दिया था कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे मैंने आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है, अगर उल्टा कर देंगे जे क्रॉस आई करेंगे तो हमको माइनस के कैप मिलने वाला है। अगर इसको चेंज करेंगे, जैसे जे क्रॉस के है तो आई मिल रहा है, अगर के क्रॉस जे कर दिए तब माइनस आई कैप मिलेगा। इसको देखिए ऐसे के क्रॉस आई है, इसको चेंज करेंगे तो अगर आई क्रॉस जे के कर दिए तो ये हमको माइनस जे मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्शन इसका चेंज करेंगे तो आंसर हमको निगेटिव मिलेगा। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, यहाँ से तो हमने पढ़ लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से निकालना है हमको। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सॉरी हमने डायरेक्शन निकाला पढ़ लिया, अगर हमको ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, तो इसके करने के मेथड देखिए क्या होता है, एक डिटर्मिनांट मेथड होता है, उसी से हम लोग करेंगे। देखिए डिटर्मिनांट में है ये मेथड कैसे करना है। देखिए अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है इज इक्वल टू मॉड, क्या करना है, पहले आई जे के ऊपर लिख लेना है आपको, यहाँ पे आई कैप, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है भाई, ए क्रॉस बी करना है तो यहाँ पहला वेक्टर क्या है, ए है। ठीक है, पहला वेक्टर ए है, तो अगर पहला वेक्टर ए देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है भाई, a1 है, तो आई के नीचे लिखेंगे a1। ठीक है, जे का कोफिशिएंट कितना है, a2 है, तो यहाँ लिखेंगे जे के नीचे a2, एंड के का कोफिशिएंट कितना है, a3 है, तो के के नीचे हम लोग लिखेंगे a3। ठीक है, ऐसे ही किसको मल्टीप्लाई करना है, बी का क्रॉस करना है। ठीक है, ए के साथ बी को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो वेक्टर बी पे आते हैं, वेक्टर बी में देखते हैं यहाँ पे आई कोफिशिएंट कितना है, b1 है, तो यहाँ लिख दिए b1। ऐसे जे कोफिशिएंट कितना है, b2, तो जे के नीचे b2 लिख दिए। ऐसे के कोफिशिएंट कितना है, b3 है, तो के के नीचे हम लोग b3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले यहाँ पे देखिए ये वाला जो होता है हॉरिजॉन्टली जो होते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं रो। इसको क्या बोला जाता है? रो। तो इसमें कुल कितने रो हैं भाई? दिख रहा है आपको 3 रो हैं। और वर्टिकली जो ये आएंगे, ठीक है, जो वर्टिकल होगा ये तीनों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इसको बोला जाएगा कॉलम। तो इसमें कितने कॉलम हैं? देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो होगा, ये सेकंड रो होगा, ये थर्ड रो होगा। वैसे ही ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा और ये थर्ड कॉलम होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है, हमको बस ये जानना है। पहले यहाँ उठाएंगे, आई को उठाया जाएगा, आई इंटू। अब देखिए जिसको उठाए हैं, आई को उठाए हैं, तो इसको और इसको भूल जाइए। आई के नीचे वाले को भूल जाइए, ठीक है, और इसके बगल वाले को भूल जाइए, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है अगर आई ले रहे हैं तो, या आप सिंपल समझिए, आई लिए हैं तो इसके नीचे वाले को भूल जाइए और इसके बगल वाले को भूल जाइए, ठीक है। बचा क्या? A2 A3 B2 B3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, देखें A2 का B3 में करेंगे और A3 का B2 में करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, पहले ध्यान रहे इधर से ही चलना है, लेफ्ट साइड से ही आप चलेंगे। तो A2 का B3 में करेंगे तो A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये हो गया। अब देखिए एक पैटर्न बना के चलते हैं। ये प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, और होता तो फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। ये पैटर्न बनता है। तो जे केस में देखिए, अब जे को उठाएंगे तो यहाँ लेंगे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप हो गया। जैसे ही जे कैप लिए, इसके नीचे वालों को भूल जाइए और इसके अगल बगल वाले को भूल जाइए, ठीक है। जैसे जे कैप लिए, इसके नीचे वाले को भूल जाइए और इसके अगल बगल वाले को भूल जाइए। जब इसको हम भूल गए तो क्या करेंगे? अब कौन कौन बचा? A1 A3 B1 B3। अब A1 का मल्टीप्लाई करेंगे B3 के साथ और A3 का मल्टीप्लाई करेंगे B1 के साथ। तो कैसे देखिए, फिर से लेफ्ट हैंड से साइड से ही चलेंगे। तो A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है। फिर प्लस के कैप, प्लस पे हमने के पे प्लस आता है। अब देखिए ऐसे ही, अब के कैप लिए हैं तो इसके अगल बगल वाले को भूल गए और इसके नीचे वाले को भूल गए। तो क्या बचा? A1 A2 B1 B2। तो A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, A2 का मल्टीप्लाई B1 के साथ। तो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ से A क्रॉस B हम लोग करते हैं तो यही हमको A क्रॉस B बताएगा। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको तरीका सीखना है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। बहुत इजी तरीका है ये, डिटर्मिनेंट रूल होता है या मेथड होता है। अब इससे पहले आई को लेंगे, इसके नीचे वाले को भूल जाएंगे, बगल वाले को भूल जाएंगे, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे ही जे को उठाएंगे, फिर उसके नीचे वाले को अगल बगल वाले को भूल जाना है, फिर जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। सिमिलरली के को उठाएंगे, उसके नीचे वाले को छोड़ देंगे, बगल बगल वाले को छोड़ देंगे और फिर से इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और हमको फाइनली आंसर मिलेगा। तो देखिए ये जो आंसर मिला फाइनली इनका क्रॉस करने के बाद, वो भी एक वेक्टर के टर्म में आ रहा है। देखिए आई जे के टर्म में आ रहा है, मतलब वेक्टर के टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम 2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो हमको फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? गुड। चलिए आगे इसी पे क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप
प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो हमको ए क्रॉस बी बताना है, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। ए क्रॉस बी का मॉड का मतलब तो यही हुआ, मैग्नीट्यूड बताना है भाई। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड इसका। तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं। तो चलिए पहले ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से होगा, इज इक्वल टू एक बड़ा सा ये लेते हैं, पहले यहाँ आई जे के लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आई जे के हो गया, तो यहाँ पे आई में आएंगे, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करना है, तो आई में आएंगे तो वेक्टर ए का आई कोफिशिएंट कितना है 2 लिख दिए, जे का -1 है यहाँ पे, के का +1 है। ऐसे बी में आते हैं, यहाँ आई कोफिशिएंट 1 है, जे का 2 है, के का -1 है। क्लियर है। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो पहले यहाँ आई लिखेंगे, फिर आई लिखे तो इसके नीचे वाले को छोड़ दिए और बगल वाले को छोड़ दिए, इसका मल्टीप्लाई इसलिए माइनस ये है। तो -1 × -1 करेंगे कितना आएगा, +1 -2 × 1 2 हो गया। फिर माइनस जे लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस पैटर्न चलता है, जे लिखेंगे तो इसके नीचे वाले को भूल दिए, बगल वाले को भूल गए। अब तो बचा क्या, इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2 और ये 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस के कैप करेंगे, देखिए ये नीचे वाले को छोड़ देना है और बगल वाले को छोड़ देना है। क्या बचा, बस इतने बचा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 बचेगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लेना है। क्या बचेगा यहाँ भाई, -i कैप, ये बचेगा +3j कैप, ये बचेगा +5k कैप। ये मिल गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमको ए क्रॉस बी मिल गया यहाँ से। अब मॉड, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मोड करना है। मॉड ए क्रॉस बी देखिए कैसे निकालना है। आई जे के टर्म में अगर कुछ है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग अंडर रूट में करते थे। क्या करते थे भाई, कोफिशिएंट स्क्वायर तो कोफिशिएंट ऑफ जे का सॉरी आई कैप कितना है, -1 का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस जे कोफिशिएंट 3 है, 3 इसका स्क्वायर, प्लस के कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट लिखेंगे 1 -1 का स्क्वायर 1 + 9 + 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 35। तो ये मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट कि अगर हमको दिया है कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, क्या निकालना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अगर हमको दिया है तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो हमको ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए फिर से ए डॉट बी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है भाई, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए क्या लिखेंगे, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, एन कैप मल्टीप्लाई करते हैं साथ में वेक्टर की, तो उसका मॉड इसलिए दिया गया है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कैंसिल, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा में कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये टैन थीटा आ जाएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो थीटा क्या होना पड़ेगा 45 डिग्री। इस केस में जो थीटा होगा वो कितना होगा हमारा 45 डिग्री होगा।
अगर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाए तो उस केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। चलिए आगे बात करने वाले हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन वेक्टर को हम 2D और 3D दोनों में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग 2D की बात करते हैं। तो 2D में सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, वहाँ प्लेन में कोई हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, वही होता है हमारा पोजीशन वेक्टर, या उस पॉइंट का पोजीशन दिखाना है हमको वेक्टर के फॉर्म में, तो वही हमारा होता है पोजीशन वेक्टर। देखिए कैसे दिखाएंगे। पहले हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, मतलब इसमें 2 डायमेंशन होंगे। चलिए एक्स और वाई, सपोज करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है। अब एक्स वाई प्लेन में है, देखिए 2 डायमेंशन है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है कितना, एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब क्या होगा भाई, हम लोग एक्स में कितना गए, एक्स गए डिस्टेंस, और वाई में कितना गए, वाई। फाइनली अगर हम यहाँ से चले हैं, अगर हम ये देखिए, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, एक्स होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई होगा, और हम इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर में क्या करना है कि आपको इस पॉइंट को, जिस भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिया हो या जिस भी पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर बताना हो, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से मिला देंगे और यहाँ पे एक एरो बना देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये रहा है पोजीशन वेक्टर आर, यही हमको बताएगा पोजीशन वेक्टर। तो ओपी यहाँ देखिए, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर, यही हमको क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इसके इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, किसी भी पॉइंट का, देखो किसी भी पॉइंट का अगर हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे, वही जो लाइन होगा हमको बताएगा पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट, इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया और एरो हमेशा उस पॉइंट की तरफ रहेगा, यही हमको बताएगा पोजीशन वेक्टर ओ पी, जिसको हमने आर से डिनोट किया है। ठीक, अब इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है और वो एक्स वाई है। ठीक है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई अगर है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना यूनिट गए हैं, एक्स यूनिट गए हैं, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमने वाई यूनिट गया है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, यही हमको बताएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, अगर एक्स डायरेक्शन में गया है, हम लोग एक्स यूनिट अगर गए हैं, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन कितना यूनिट गए भाई, वाई यूनिट गए। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर होता है हमारा कितना होता है, जे कैप होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब ये लिखने का तरीका हो गया। देखिए पोजीशन वेक्टर हमको मिल गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, मैंने उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, वही हमारा होगा पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये तो हमारा उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें, अब इस पोजीशन वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही ओपी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब सिमिलरली निकाल सकते हैं, अगर मैं ये देखिए एक्स डिस्टेंस और ये वाई डिस्टेंस अगर चले हैं, तो ये डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा, देखिए इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं आप, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। अब देखते हैं क्या हम पोजीशन वेक्टर से अगर हम लोग फाइंड करें, इस पोजीशन वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या इतना आता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ। तो देखिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो इसको करेंगे मॉड ओपी, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर मॉड वेक्टर आर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करते थे बालक, आपको मैंने पढ़ा चुका है, अंडर रूट क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। ठीक है, तो आई अंडर रूट में आई कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट के स्क्वायर। अच्छा, अगर ये मैंने 2D की बात किया है तो 2 ही डायमेंशन इसमें, अगर 3D में बात करते हैं तो प्लस के कैप भी होता, तो उसका भी जो भी होता वहाँ पर लिखा जाता। तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला वो कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालेंगे तो भी यही डिस्टेंस आने वाला है। तो जो इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आने वाला है भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे इस पोजीशन वेक्टर को, और पोजीशन वेक्टर या किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने 2 डायमेंशन की बात किया है, 2D में बात की है, ठीक है। अगर हम 3D में बात करें, अगर हम 3D में बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए उसको 3D की बात कर रहे थे। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। 3 डायमेंशन में हमको तीनों एक्सिस पता होगा, और जो हमारा पॉइंट P होगा, मैं यहाँ बोर्ड पे अगर दिखाना चाहे तो बता रहे हैं। देखिए जेड डायरेक्शन हमारा जो होता है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक्चुअली में जेड डायरेक्शन जो होता है 3 डायमेंशन में अगर बात करें तो ये बाहर की तरफ होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हम जो पॉइंट लेंगे वो कहीं स्पेस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों डायमेंशन में तभी यूज करेगा जब वो कहीं स्पेस में हम लोग बात करें, ठीक है। तो हम कहीं स्पेस में लेंगे, उसको मैं स्पेस में पॉइंट नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे चलिए मान लेता हूँ ये रहा हमारा पॉइंट P। अब इस केस में इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, z हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट कहीं स्पेस में है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करना है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से मिलाएंगे। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से मिला देते हैं। भाई ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर r, इस केस में 3 डायमेंशन, ठीक है। ये पॉइंट O रहेगा। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए वेक्टर r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर से x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर को। ये 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ 3 डायमेंशन लिख दे रहा हूँ, 3D की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर पॉइंट P हमारा कहीं स्पेस में लाई कर रहा है तो। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर देखिए इन 3 डायमेंशन मॉड वेक्टर r इज इक्वल टू लिखा जाएगा अंडर रूट क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यही करते हैं। तो ये 2D की मैंने बात किया है और ये 3D की बात किया है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, बस इस केस में 2 डायमेंशन था और उस केस में 3 डायमेंशन की बात किए हैं हम लोग, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट दिया है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, अगर कुछ इस तरीके से एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है। बस उसमें उस कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है आपको, ठीक है। वो वेक्टर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा अपना। चलिए आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाई फिर से हम लोग पहले 2 डायमेंशन की बात करेंगे, फिर 3 डायमेंशन की बात करेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए इन 2 डायमेंशन। ये फिर से सपोज करते हैं हमारा एक्स एक्सिस रहा और ये हमारा वाई एक्सिस रहा, ठीक है। मान लेते हैं कोई वेक्टर पहले, अरे कोई पॉइंट दिया है, ये रहा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट रहा x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने लिया है x1, y1। अब ये पॉइंट हमारा डिस्प्लेस हुआ, सपोज करते हैं किसी पॉइंट Q पे आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहा x2, y2, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट P इनिशियल पॉइंट का पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर देखेंगे, ऐसे ही दिखाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ चलिए ये रहा पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है। और पॉइंट Q हमारा फाइनल पोजीशन है, इसका पोजीशन वेक्टर देखिए ओरिजिन्स मिलाएंगे, ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। तो पहले मैं R1 R2 नोट कर लेता हूँ, बताइए आप R1 R2 क्या होगा। देखिए तो वेक्टर R1 इज इक्वल टू लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर वेक्टर R2 की बात कर लें तो R2 देखिए क्या होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है। अच्छा भाई अब हमको बॉडी क्या किया है, पॉइंट P से पॉइंट की डिस्प्लेस किया है, यही जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमको बताएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है या जो बॉडी है पॉइंट P से कहाँ गया, पॉइंट Q की तरफ गया है, ये रहा एरो। ये सपोज करते हैं ये रहा वेक्टर
डेल्टा आर। ठीक है, यही हमको बताएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा। अब मैंने आपको वेक्टर ऑफ एडिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं हम लोग। तो ये वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास वेक्टर को किस तरीके से जोड़ना है, घटाना होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने ट्रायंगल मेथड बताया था आपको, तो यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल मेथड दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है। ठीक है, अगर ट्रायंगल मेथड दिया हुआ है आपको कुछ एरो बना करके, तो आपको पता करना है कौन सा उसमें रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैंने आपको बताया था कि जिसका हेड हेड से मिला और टेल टेल से मिला होगा, वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो देखिए इसमें कौन सा, इन तीनों में से कौन सा वेक्टर है जिसका हेड हेड से मिला और टेल टेल से मिला है। तो मैं बात करूँ तो अगर देखा जाए तो वेक्टर R2 जो हमारा है, यही हमारा एक ऐसा वेक्टर है जिसका हेड हेड से मिला और टेल टेल से मिला है। इसका मतलब ये होगा कि जो वेक्टर R2 है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो वेक्टर R2 इज इक्वल टू, देखिए फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं, वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा R प्लस R1 वेक्टर। ठीक है, अच्छा लेकिन हमको क्या चाहिए, वेक्टर डेल्टा R चाहिए। तो वेक्टर डेल्टा R देखिए यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो डेल्टा R को लिख सकते हैं क्या, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो वेक्टर डेल्टा R इज इक्वल टू, देखिए क्या हो लिखेंगे, R2 की वैल्यू हमने लिखा है क्या, क्या लिखा है भाई, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, माइनस R1 क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा R इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे, इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ भाई x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ये हमको बताएगा वेक्टर डेल्टा R। ठीक है, तो देखिए आप इजीली भी लिख सकते हैं, पॉइंट P से पॉइंट की गया है, तो इसका जो x वाला पार्ट है करेंगे x2 माइनस x1 प्लस जो y वाला पार्ट उसमें क्या करना है, y2 माइनस y1। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया हुआ है। देखा अगर आप देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल किए हैं दोनों कोऑर्डिनेट के लिए। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं आपसे पूछूं, मॉड वेक्टर डेल्टा R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने 2 डायमेंशन की बात किया है, ये सब कुछ 2D में हुआ है। ठीक है, तो ये मिल गया हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पे ये मिला है। ठीक है, और ये इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला है। ठीक है, क्लियर है, गुड। चलिए अगर ऐसे ही मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ, देखिए 3 डायमेंशन में कैसे पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं, 3 एक्स एक्सिस ये रहा, ये हमारा वाई एक्सिस रहा और ये हमारा जेड एक्सिस रहा। अब हमारा जो पॉइंट होगा या बॉडी होगा कहीं स्पेस में होगा, वो पॉइंट हम सपोज करेंगे। तो स्पेस तो हम बाहर कहीं बना नहीं सकते, इसलिए चलिए मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट रहा P, ये ओरिजिन वो रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। मूव करके किसी पॉइंट Q पे आया जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। इसका पोजीशन वेक्टर आप इजीली मैं बता चुका हूँ, ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा वेक्टर R1 सपोज करते हैं और ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, अब बॉडी जो है या पॉइंट जो हमारा है पॉइंट P से पॉइंट Q पे मूव किया है, तो ये रहा भाई पॉइंट P से पॉइंट Q गया है, तो ये बनाएंगे एरो, यही बताएगा हमको वेक्टर डेल्टा R। फिर से हमको रिजल्टेंट वेक्टर देखना है, तो आप अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे भी वेक्टर R2 ही है, क्योंकि उसका हेड हेड से मिला और टेल टेल से मिला है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा R प्लस वेक्टर R1, देन डेल्टा R इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्लियर है, गुड। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि भाई R1 और वेक्टर R1 और R2 की वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग वेक्टर R1 की बात करें तो देखिए इसको अगर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लिखें तो क्या लिखा जाएगा, देखिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड वेक्टर R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए डेल्टा R को क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा R इज इक्वल टू लिखा जाएगा, R2 हमारा है x2 i कैप प्लस y2
जे कैप प्लस Z2 के कैप, ठीक है, माइनस। अब R1 को देखेंगे तो R1 देखिए क्या होगा हमारा, R1 होगा x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। अब डेल्टा R इज इक्वल टू लिखेंगे, वेक्टर डेल्टा R इज इक्वल टू लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, आई जे के को अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, तो इसको देखिए लिखेंगे x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस Z2 माइनस ठीक है Z2 माइनस Z1 के कैप। ये हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए, देखिए मॉड डेल्टा R इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट क्या भाई कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इस पोजीशन इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है। तो हम यहाँ से 2D और 3D के लिए पोजीशन वेक्टर पढ़ लिए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिए।